और ये लगभग 7 लाख के आसपास परिवार हरियाणा में हैं जिनकी 1 लाख रुपए से भी कम आय है, अर्थात महीने की केवल 8,000। उनको कैसे 15,000 तक लेकर जाए, ये योजना हमारी शुरू हुई है। इसमें हमने जगह जगह पर अंत्योदय मेले लगाए हैं, आधे लग चुके हैं, आधे भी बाकी हैं। कोविड के कारण से थोड़ा स्लो हुआ ये मामला, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। बैंकों से सहयोग किया है, स्किल डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको सहयोग किया है, प्राइवेट इंडस्ट्री से भी हमने सहयोग मांगा है। लगभग 30,000 लोगों को बैंक के ऋण पिछले 6 महीने में ही हमने दिलवाए हैं, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। कोई छोटा उद्योग है, छोटा कोई अपनी दुकान है, अपना कोई ऐसा काम है जिसमें से उनको आय बढ़ जाए और एक बहुत नीचे लेवल के लोगों को एक संतुष्टि है, तो इस नाते से ये काम हमने इसमें किया है। अगर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, एक एक वर्ग के नाते, किसानों के नाते बहुत काम किए हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जिसका मैं उल्लेख करूंगा, मैं 7-8 काम ऐसे उल्लेख करूंगा जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि 8 साल में 8 कमाल जैसे कह सकते हैं ना, इस प्रकार के काम बहुत हैं। कई बार हमारे डीपीआर साहब ये कहते हैं कि जब कभी कोई रिपोर्ट तैयार करनी होती तो मुझे समझ नहीं आता क्या छोड़ूं क्या निकालूं। सैकड़ों की संख्या में इनके सामने, क्योंकि सारा रिकॉर्ड इनके पास रहता है, फिर भी कोशिश करके हमने कहा कि प्रमुख 8, उसके बाद कुछ और उल्लेख करेंगे। तो ये भी हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसानों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हर किसान को, यानी उसका फसल कहाँ क्या बोया है, उसको समय पर उसकी प्रोक्योरमेंट के नाते उसको सुविधा मिल जाए, ठीक से पेमेंट उसकी खाते में पहुंच जाए, और कभी कोई खराबा हो जाए तो उस फसल का उसको कंपनसेशन मिल जाए। तो एक ऑनलाइन सिस्टम हर किसान को ही पता लग जाता है, सरकार को ही पता लग जाता है, मंडियों को ही पता लग जाता है कि हमने व्यवस्थाएं क्या करनी है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर किसी को, अभी तो जो प्रोक्योरमेंट की फसलें हैं वही डालते हैं, हम योजना ये बना रहे हैं, बल्कि कहा भी है डिपार्टमेंट को कि हम लोग आगे चल के हर एकड़ का डाटा ये हमारे पास होना चाहिए। इवन अगर जमीन खाली भी रह गई है उसका डाटा भी मंगाओ, और खाली क्यों छोड़ी है। कुछ किसान योजना से खाली छोड़ते हैं उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, कहीं पानी भरा हुआ है नहीं बिजाई होती है, कहीं बीज बोया है पैदा नहीं हुआ है। तो ऐसे कई जो बातें रहती हैं, तो हर एक एकड़ का हमारे पास समाधान चाहिए कि हम उसमें कैसे जमीन इसकी ठीक कर सकते हैं, उपजाऊ बना सकते हैं, उसकी उपज को खरीद सकते हैं, कंपनसेशन दे सकते हैं। तो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये एक बड़ा कार्यक्रम हमने किया है। वैसे तो ये सारे कार्यक्रम जो है ना आईटी के ऊपर आधारित हैं। हमने इन सारे सिस्टम में आईटी का उपयोग इसको बड़ी मात्रा में बढ़ाया है। यानी कभी समय था आईटी लोगों के लिए बहुत बड़ी ऐसी चीज थी कि एक लोगों को आश्चर्य लगता था कि ये भी सिस्टम है, ऐसा भी बन सकता है। हम भी छोटे होते थे तो मोदी जी ने शौक लगा दिया हमको कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर करते करते आज सारी चीज़ों का ऐसा लग रहा है कि सारी समस्याओं की आधी से ज़्यादा समस्याएं इसमें हम हल कर सकते हैं। डाटा जितना हरियाणा में हमने इकट्ठा किया है इतना शायद ही किसी प्रदेश ने डाटा इकट्ठा किया, बल्कि हमारे सर्वर छोटे पड़ गए हैं। नए सर्विस की, नया स्पेस खरीदने की योजनाएं बन रही है। तो इसलिए ऑनलाइन सिस्टम को हमने बढ़ाते हुए ऑनलाइन सेवाएं लगभग 42 विभागों की 547 ऑनलाइन सेवाएं ये अंत्योदय सरल पोर्टल पर, यानी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति अटल सेवा केंद्र जिसको सीएससी कहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, इसके माध्यम से गांव में बैठा हुआ भी किसी भी सेवा का लाभ को वहां से उठा सकता है। तो एक क्रांति ऐसा लोगों को लगता है कि जो चीज हम धक्के खा करके दफ्तरों में जाते थे, दस्तावेज देते थे, और जितनी भी उनकी परेशानियां होती थी, कोई चंडीगढ़ भागता था, कोई कहीं भागता था, आज उनके गांव में बैठे हुए उनकी समस्याओं का हल होने लगा है। 12 लाख तो मैं कहता हूँ सीएम विंडो में जो लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस दी है 12 लाख के लगभग आई हैं पिछले 8 साल में, एवरेज 1.5 लाख हर महीना। तो उनका समाधान लगभग 90% लोगों का समाधान उससे अपने आप ही होता है। कुछ लोग हैं लंबा चलता है, कॉम्प्लिकेटेड समस्या है, वो फिर बातें आते हैं, उनका पॉलिसी बना के कोई और किसी प्रकार की स्कीम ला करके और हम उनको हल करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा लाभ, प्रत्यक्ष आलोचना हमारी इस बात के लिए करता रहा है क्या कि हम होते थे तो हमारे यहाँ लोग आते थे, भीड़ लगी होती थी, इनके यहाँ तो आता ही कोई नहीं है। जबकि हमारा एजेंडा है कि हरियाणा का कोई व्यक्ति ये बार बार चंडीगढ़ के चक्कर काटे तो क्यों काटे। नहीं तो यही मैं जब 1998 की बात है, जब रामविलास जी शर्मा शिक्षा मंत्री होते थे, बंसीलाल जी की सरकार थी, 20% अध्यापक जब ट्रांसफर होते थे ना, 20 से 30% फोर्थ फ्लोर भरा रहता था, सीएम के ऑफिस का भी और जो शिक्षा विभाग का ऑफिस वो भी।
पैर रखने की जगह नहीं होती थी। हमने उसी समय तय किया था कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लाएंगे, और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में आज एक बार उनसे ऑप्शन ली जाती है, यथासंभव उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उनको स्थान दे दिया जाता है। मोर देन 90% लोग जो हैं, टीचर्स जो हैं, टीचर्स का तो अन्य विभाग भी, हमने जिन विभागों में पहले तो 300 से ऊपर संख्या थी उनको ऑनलाइन किया था एक कार्डर के नाते, अब उन्हें 80 की संख्या तय कर दिया है कि अगर किसी एक कार्डर में 80 से ज़्यादा संख्या है पूरे प्रदेश में, उनको ऑनलाइन करेंगे। हाँ, उससे नीचे एडमिनिस्ट्रेटिवली करना पड़ता है कि ऑनलाइन का सिस्टम बनता नहीं है, तो बहुत कम संख्या हो तो वो फिर मैनुअली उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से किया जाता है। तो एक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, ये भी हमारा जो है एक बहुत यूनिक सिस्टम है, जिसका दूसरे प्रदेश अध्ययन करके गए हैं और कई प्रदेशों ने इसको लागू कर भी दिया है। इसके बाद अगर मैं कहता हूं तो वो है गांव में लाल डोरा के अंदर लोगों की जो जमीन थी और उसको उनका मालिक अधिकार नहीं था, मालिकाना हक देने के लिए लाल डोरा समाप्त किया, सर्वे कराया और उनको ड्रोन सर्वे के बाद उनको मालिक बनाया, उनको रजिस्ट्रियां करा दी हैं। अब कोई भी व्यक्ति अपने उस प्रॉपर्टी को अपना कहने में तो उसको आनंद आता ही है कि मेरा घर है, फिर उस पर वो लोन ले सकता है, बेचे तो रेवेन्यू में उसको रजिस्ट्री के नाते से भी उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। अब उसको यानी उसको ये कोई नहीं कह सकता कि जमीन तो पंचायती है किसी और की है। तो इसलिए, और ये स्वामित्व स्कीम ऐसी बनी, इसको भी प्रधानमंत्री जी ने अब सारे देश में लागू किया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं कई बार हमारी योजनाओं की प्रशंसा वो कर चुके हैं, तो इसलिए हम इन पर लगातार लगे रहते हैं। और अगर इसके बाद में कोई बात कहता हूँ तो वो है गांव में 24 घंटे बिजली। हमारा गांव जगमग गांव, यानी 2014 में जो आज हमारे पास आंकड़े हैं, सिर्फ 538 ऐसे गांव थे जहाँ 24 घंटे बिजली मिलती थी। और वो भी कैसे मिलती थी, क्यों मिलती थी, उसके पीछे का 514 उसका भी एक विषय ध्यान में रहना चाहिए। कुछ गांव से जमीनें लेते थे वहाँ पावर हाउस बनाने के लिए, 5 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ पंचायती जमीन लेनी है, और साथ में कंडीशन होती थी कि हाँ इस गाँव को हम 24 घंटे बिजली देंगे। वो 538 गाँव ऐसे थे जहाँ जमीन लेके बदले में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। खैर वहाँ भी 24 घंटे मिलती थी कि नहीं मिलती थी, नाम था 24 घंटे आएगी। हमने हर गांव को 24 घंटे बिजली मिले इसके लिए बहुत प्रयत्न किए, प्रेम प्यार, यानी जिसको कहना चाहिए कैरेट एंड स्टिक, बोथ भी अप्लाइड। सख्ती भी की, जिन्होंने नहीं टाइम से बिल पे किए हैं और मीटर बाहर नहीं निकलवाए हैं तो बीच में कनेक्शन काटने पड़े, वो भी काटे। बाद में फिर अपने आप समझौता आ कि ठीक है जी हम कर रहे हैं कर दो। हाँ, सरकार ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया, बिजली की जो क्वालिटी है वो भी हमने अच्छी की। आज 5681 गांव आउट ऑफ 6225 इनमें 24 घंटे बिजली जाती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद कर रहे हैं और हमारी प्लान है कि इस साल के अंत तक, मार्च 23 तक, हम जो है सभी 6200 गाँव में 24 घंटे बिजली दे देंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। कुछ बचेंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन टारगेट हमारा ये है। फिर गांव में एक काम जो और हम कर गए, सारे देश में कहीं नहीं हुआ और उसके लिए लड़ाई बहुत लड़ी, वो है पढ़ी लिखी पंचायतें। पंचायतों में अमूमन पंच सरपंच, मुझे तो पढ़ना नहीं आया जी कागज, मैं तो अंगूठा टेक आदमी हूँ, जो उसने कहा मैंने अंगूठा लगा दिया। और इसमें से करप्शन बहुत था, लोग छूट जाते थे, केसेस कोई भी होते थे उनके अगेंस्ट, उसमें किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं होता था। हमने उसमें 10वीं पास, 8वीं पास, 5वीं पास, ऐसा उनके यानी जेंडर और उसको लेकर के, कास्ट को लेकर के कुछ थोड़ी छूट भी दी है। और ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट में पहला ऐसा उदाहरण है कि चुनाव शुरू होने के बाद हाई कोर्ट ने बीच में रोक दिया। तो हम सुप्रीम कोर्ट में कि रोका नहीं चाहिए था, चुनाव होना चाहिए था, फिर भी अब रोका है तो ये लड़ाई लड़के आप इसका निर्णय करो। 45 दिन लगातार बेंच ने सुनवाई की और आखिर में कमेंट किया कि नॉट ओनली हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स आल्सो दिस शुड बी फॉलो। तो ये एक हमारा एक और उपलब्धि जिसको मैं कह सकता हूं, आउट ऑफ दोस 8 व्हिच आई एम गोइंग टू मेंशन बिफोर यू। और इसके बाद एक है स्पोर्ट्स। हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी इस ढंग से मैंने उसको तैयार किया है, चाहे उसमें उनको प्रोत्साहन के नाते से खेल खेलते समय उनकी ध्यान रखना हो,
उनकी राशन मनी है या उनको पार्टिसिपेशन के लिए एडवांस पैसा देना हो, चाहे मेडल जीतने के बाद पैसों की जो उसकी राशि है उसकी लिमिट क्या होगी वो हमने सर्वाधिक रखी हुई है। और फिर नौकरियां, खास करके जो मेडल लेकर के आते हैं उनके लिए नौकरियां सुनिश्चित की हैं। 550 पद हमने सुनिश्चित कर दिए हैं कि ये 550 पद तो मेडल विनर्स के लिए ही रहेंगे। अभी हालांकि 200 ही उसमें आए हैं मेडल विनर्स में, इससे ज़्यादा नहीं आए हैं। लगातार हम उसकी ऐड भी दे रहे हैं और बहुत मेडल विनर जो ऐसे हैं वो अपने खेलों को कंटिन्यू करने के लिए भी नौकरी में आ भी नहीं रहे हैं। आखिर जब आदमी सोचता है खेलों से मैं बाहर हो जाऊं तब मैं नौकरी में जाऊंगा, तो उसी समय वो आता है। तो इसलिए लगातार हम चाहते हैं कि 550 भी हम खेलों को इतना प्रमोट करें कि ये 550 एनुअल है। ये 550 की संख्या कम पड़ जाए, अगर कम पड़ेगी तो उसको और बढ़ाएंगे, लेकिन मेडल विनर्स को नौकरी सुनिश्चित करना। और जो मेडल विनर नहीं है उनको भी एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट जो बनता है उनका, उस सर्टिफिकेट के आधार पर ग्रुप सी में 10% पोस्टें रिजर्व की हैं। ग्रुप डी में 10% पोस्टें रिजर्व की हैं। ग्रुप सी में जो आउटस्टैंडिंग वाले जो ये मेडल लेकर के आएंगे ये, और इनमें अगर पूरे नहीं होते 3% कवर करने के लिए, तो फिर ये जो एक्रेडिटेशन वाले भी ग्रुप सी में इनका भी एग्जाम के माध्यम से 3% का कोटा तय कर दिया कि इनको 3% जरूर करेंगे, क्योंकि 3% में भी ये लगभग 600-700 अलग से ग्रुप सी की बन जाती हैं। तो 550 अलग हैं, बाकी 3% ग्रुप सी में, 10% ग्रुप डी में, ये अलग से एक प्रकार से नौकरी देने का ये हमारा उसमें विचार है। हाईएस्ट वो दिया जाता है प्राइस, हाईएस्ट प्राइस इन द कंट्री, ये एनुअल है। एनुअल यानी जितनी भी टोटल होंगी उसमें 3% कोटा ग्रुप सी का, 10% आउट ऑफ ऑल जो हम अपॉइंटमेंट्स देंगे उसमें से उसकी रिजर्वेशन है। तो ऐसा ही है। और वो 550 भी एनुअली हैं, उसमें हर साल इतनी पोस्टें भरी जाए, इसके लिए हमने उसमें रखा है। अब इसके अलावा ये तो मैंने 8 इसलिए बताया कि हमारे मित्रों ने कहा कि 8 ऐसे कौन से हमारे विषय हैं जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं कि कौन सी 8 बड़ी बातें हैं। इसके बाद अगर मैं बताता हूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारा कम उल्लेखनीय काम नहीं है। जेंडर रेशो हम 851 से और 923 तक ले गए हैं, इसको और आगे 923 और 950 तक तो हम पूरा प्रयत्न इसमें लगाए हुए करेंगे ही। बाकी समाज अपने आप संतुलन बैठा लेता है उसके बाद। लेकिन ये भी एक उपलब्धि है। हरियाणा को जहाँ बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था, आज वो स्थिति हरियाणा के बारे में कोई नहीं कहता कि हम पूरे उसका ध्यान रखते हैं। इसके लिए भी हमने जैसा कहा कि अवेयरनेस पैदा करना, IEC प्रोग्राम के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, और फिर दंडित भी करना जो अल्ट्रासाउंड वगैरह का जो गलत काम करके और लिंग की पहचान करने का जो काम डॉक्टर करते थे उनको दंडित भी किया, कई FIR हुई, कई को अंदर किया है। DBT ये अपने आप में IT का एक और प्रोग्राम है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। इसके अंदर घोस्ट बेनिफिशरीज ये बहुत निकले हैं कि वो एक जगह भी मानो फायदा ले रहे हैं और उसी प्रकार का फायदा छोटा मोटा चेंज करके, नाम चेंज कर दिया, पता चेंज कर दिया, ये करके घोस्ट बेनिफिशरी निकले। अब चूंकि आधार भी आ गया, परिवार पहचान पत्र भी आ गया, तो 1 मिनट में पकड़ा जाता है व्यक्ति। और इसी प्रकार जो हम स्कीमों का पैसा डायरेक्ट भेजते हैं, बीच में रास्ते में जो कमीशन खाने वाले लोग होते हैं वो बाहर हो गए हैं, इसलिए सीधा किसी भी स्कीम का कोई फायदा उठाता है तो व्यक्ति को DBT जाता है। हम पिछले 5 साल में 53,000 करोड़ रुपया हमने सीधे ट्रांसफर किया है और एक सरकारी अनुमान के हिसाब से 1300 करोड़ रुपया हमने इसमें से बचाया है, जो अदरवाइज DBT के माध्यम से नहीं होता तो लोग उसको ले जाते। तो इसमें से सरकार की बचत भी बहुत हुई है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत, ये भी हमने केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, लेकिन उसमें हमारी लिमिट है प्रदेश की 15.5 लाख। हमने तय किया कि 1,80,000 तक सबको देंगे और अतिरिक्त खर्च होगा तो प्रदेश देगा, वो संख्या बन गई 23 लाख। तो ये 7.5 लाख का पैसा ये हरियाणा प्रदेश देगा और बाकी 15.5 लाख 60-40 है, 60 सेंटर है, 40 प्रदेश है। तो एक प्रकार से स्टेट का इस 23 लाख में अगर 40% कहता हूं तो 6 लाख उसमें स्टेट का हो जाता है और 7 लाख 13 लाख स्टेट का है और 10 लाख सेंटर का है। ऐसा कुल मिलाकर के हमने इसमें अपना पैसा भी लगा करके एक आयुष्मान भारत की योजना को हमने आगे बढ़ाया है। जहाँ तक सोशल सिक्योरिटी की विषय है, हमको पता है कि 2500 रुपये की जो इस समय हम दे रहे हैं पेंशन,
वृद्धावस्था पेंशन। और हमारा अगले 2 साल के अंदर जो हमने तय किया हुआ है 3,000 हम करेंगे, लेकिन हर साल हम इसको बढ़ा करके और इसको एक एक इंस्टॉलमेंट के नाते से बढ़ाते चले जाते हैं। पहले भी हमने 1,000 रुपया थी जब 2014 में आए थे, हमने 2,000 की थी घोषणा, 5 साल में पूरा किया। फिर अब 3,000 की घोषणा के लिए 5 साल में 3,000 भी पूरा करेंगे, तो इसकी 2 किस्तें अभी और आगे बढ़ा के इसको पूरा करेंगे। लेकिन ये क्योंकि पहले से घोषित है तो नया कोई विषय नहीं है इसमें तो कार्यक्रम हमारा है, उसमें हर साल बढ़ाते हैं तो सारा बढ़ करके पूरा होगा। लेकिन ये भी सारे देश में सर्वाधिक है, किसी प्रदेश में इतनी सोशल सिक्योरिटी की पेंशन, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग की हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, बेटियों का शगुन है जो। तो ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं जो हम लगातार इसको चालू रखते हैं एक सोशल सिक्योरिटी के नाते से।